Welcome to my channel, Bineser Classes. देखो, ये है हमारा एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब सबसे पहले जो हमारी एडजस्टमेंट होती है ना, हर एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होता है। डबल इफेक्ट मतलब अगर ट्रेडिंग पीएनएल में आ रही है तो बैलेंस शीट में भी जरूर आएगी। ऐसा हो सकता है ट्रेडिंग में भी आ रही है और पीएनएल में डबल इफेक्ट आएगा। किसी भी दो अकाउंट को, किसी भी दो चीजों को इफेक्ट करेगी, चाहे वो बैलेंस शीट और ट्रेडिंग को करे, चाहे वो पीएनएल और बैलेंस शीट को करे, चाहे वो ट्रेडिंग और पीएनएल को करे। दो अकाउंट हमेशा दो बार हमेशा इफेक्ट आएगा। सबसे पहली जो हमारी एडजस्टमेंट होती है वो होती है हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोई भी हो सकते हैं, ट्रेडिंग के भी हो सकते हैं, पीएनएल के भी हो सकते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो हमने पे नहीं किए, एक्सपेंसेस ड्यू तो हो गए बट अभी हमने पे नहीं किए। अगर मान लो वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो हम ट्रेडिंग में वेजेस में ऐड कर लेंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी में ऐड करेंगे पीएनएल में। ठीक है, तो जो भी आउटस्टैंडिंग होंगे, तो मैं एक एग्जांपल लेके कर रहा हूं। मान लो मैं दिया हुआ है सैलरी आउटस्टैंडिंग। ठीक है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है हमारी ₹1000 की। जब आप बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ, सैलरी जो होती है प्रॉफिट एंड लॉस में हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, उसमें हम ऐड कर देंगे जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिया होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। जैसे कि मैंने भी जो एग्जांपल लिया इसमें 1000 आउटस्टैंडिंग लिए हैं, तो 1000 ऐड कर लेंगे और जो भी टोटल आएगा वो अमाउंट के कॉलम में शो कर देंगे। और बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस शीट में भी हमें शो करना है लायबिलिटी साइड। ठीक है, तो लायबिलिटी साइड हम शो करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हाँ, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग जो भी होंगे। ठीक है, इसमें नहीं आएगा, इसमें तो सिर्फ आउटस्टैंडिंग अमाउंट आएगा ₹1000। सैलरी में तो ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग अमाउंट सिर्फ बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिख देंगे। ठीक है, अगर सेकेंड एडजस्टमेंट अगर मान लो प्रीपेड दी जाती, प्रीपेड प्रीपेड सैलरी मान लो हमें दी जाती ₹5000। प्रीपेड का मतलब होता है पेड इन एडवांस, तो प्रीपेड को हम माइनस करेंगे। वो डिपेंड करेगा वो किसके ऊपर प्रीपेड है, सैलरी के ऊपर है तो सैलरी में से माइनस होगा, रेंट प्रीपेड है तो रेंट में से माइनस होगा, जो भी प्रीपेड होगा। प्रीपेड का मतलब होता है कि हम जो दे मतलब एडवांस में दे चुके हैं, तो प्रीपेड हमारा माइनस होगा और बैलेंस शीट में एसेट साइड में बनाए हैं। हाँ, देखो अब मैं आपको बताता हूँ हम इसमें प्लस माइनस का लॉजिक क्या होता है, क्यों हम प्लस माइनस करते हैं। हम जब ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हैं ना, हम ये सोच के बनाते हैं कि जैसे हम मान लीजिए 2025-26 का बना रहे हैं कि 2025-26 में वो खर्चे अगर हमने देने थे या दे दिए उन सबको रिकॉर्ड करना होता है। अब जैसे मान लो मेरी सैलरी थी, उसमें मुझे आउटस्टैंडिंग था, देना था, तो इसलिए हमने ऐड कर दी क्योंकि वो देना है, वो तो हमें इसी साल में देना है। प्रीपेड किस लिए माइनस कर दिया, क्योंकि वो आगे आने वाले साल से रिलेटेड होगा। प्रीपेड का तो मतलब हमने आगे आने वाले साल से, हम बना रहे हैं 2025-26 का, तो 25-26 का नहीं है प्रीपेड, इसलिए उसको माइनस कर दिया गया। और उसको हम कहां पर शो करेंगे, प्रीपेड को एसेट में। ठीक है, तो ये सबसे पहली फर्स्ट एडजस्टमेंट है, प्रीपेड माइनस और एसेट साइड, आउटस्टैंडिंग ऐड और लायबिलिटी साइड। ठीक है, क्लियर। सेकंड एडजस्टमेंट हमारे थर्ड, सॉरी, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। एसेट में ऐड नहीं, सिर्फ लिखेंगे फिर। हाँ, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। कोई भी अगर फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन होती है तो हमारा पहला काम होता है प्रॉफिट एंड लॉस में हम उसको डेप्रिसिएशन को पीएनएल में डेबिट साइड शो करेंगे, जो भी फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन होगी। और बैलेंस शीट में एसेट साइड में
जो भी एसेट होगा, जैसे मान लो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन या फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है, तो फर्नीचर पे अगर डेप्रिसिएशन है तो फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर ले। इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो फर्नीचर हमें दिया हुआ है 1 लाख रुपीस का, और हमने डेप्रिसिएशन लगानी है 10%। तो हम डेप्रिसिएशन 1 लाख पे 10%, 10,000 हो गई, और यहाँ पर एसेट में फर्नीचर 1 लाख का था, उसमें 10,000 माइनस करके 90,000 लिखेंगे। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट इसमें है? हाँ हाँ भाई, अगर फर्नीचर हमारा से 1 लाख का है, फर्नीचर तो हम एसेट्स में शो करते थे, बट नाउ 1 लाख की जगह हम शो करेंगे डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। 10% डेप्रिसिएशन है तो 1 लाख पे 10%, 10,000 हो गया, टोटल रहेगा 90,000। बैलेंस शीट में पी एंड एल में डेप्रिसिएशन 10,000 शो कर देंगे। क्लियर? तो सिर्फ डेप्रिसिएशन का अमाउंट पी एंड एल में शो करना है। अब जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। और आप ध्यान देना, जब तुम्हारे स्कूल में भी बताते हैं ना, तो वही कहते हैं कि अरे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स वाली एडजस्टमेंट आज तक समझ में नहीं आई। मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा, कभी भी प्रोविजन वाली एंट्री कभी जिंदगी में गलत नहीं हो सकती। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगा जिससे कि हमारा प्रोविजन कैसे है। तो फिक्स एसेट पे लगती है टैक्स। हाँ, जो फिक्स एसेट, अरे फिक्स एसेट मतलब होता है कोई भी हो सकता है, फर्नीचर, बिल्डिंग, डेप्थ। हाँ, फिक्स एसेट का मतलब होता है ये सारे फर्नीचर, बिल्डिंग को फिक्स एसेट्स माना जाता है। अब ट्रायल बैलेंस में मैं एक एग्जांपल दे कर रहा हूँ, तो मैं क्वेश्चन में क्या होता है, ट्रायल बैलेंस गिवन होता है। मान लो तो मैं डेटर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, डेटर जो दिए हुए हैं हमें, मैं एक एग्जांपल इसलिए लेके करवा रहा हूँ तो आपको क्लियर हो जाए। 1,05,000 बैड डेट्स भी दिए हुए हैं हमें, वो भी डेबिट में दिए हुए हैं क्योंकि लॉस है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी दिया हुआ है। ये तीन चीजें दी जाती हैं हमें। हो सकता है तीन की जगह दो भी दी जाए, लेकिन मैक्सिमम ये तीन चीजें दी जाएगी आपको। तीनों के अमाउंट में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट करो ताकि आपको डिफरेंशिएट हो जाए। अब आपको एडजस्टमेंट्स कैसे दी जाएंगी? एडजस्टमेंट में आपको तीन एडजस्टमेंट से ज्यादा कभी भी नहीं होती। पहली एडजस्टमेंट होती है कि फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए हमारे 5,000 रुपए के। ठीक है, सेकेंड एडजस्टमेंट दी हुई है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, फिर तीसरा में दिया हुआ है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 2%। इन तीन एडजस्टमेंट्स के अलावा कभी कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। हो सकता है तीन ना भी मिले, हो सकता है एक ही मिले, दो मिले, लेकिन मैं तीनों का इसलिए बता रहा हूं कि जो भी चीज जैसे होगी ना, उसको आपने करना कैसे है। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सारी एडजस्टमेंट बैड डेब्ट की प्रॉफिट लॉस में होती है, या फिर बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आएगी। अब एक एक करके अमाउंट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको इसमें से बैड डेब्ट जो दिया हुआ ना 2,000 रुपीज, इसको पीएनएल में उतारना है। बैड डेब्ट हमें दिया हुआ है 2,000 रुपीज। फिर इसमें जितने भी एडजस्टमेंट वाले अमाउंट है ना, सबको ऐड करना है, सब सारे एडजस्टमेंट वाले। जैसे पहला हमारा दिया हुआ है फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स कितना दिया हुआ है? 5,000। फिर हमें दिया हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, इसको बोलते हैं न्यू प्रोविजन। अब इसका मैं अमाउंट बताऊंगा, निकालेंगे कैसे। फिर हमें दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, तीन हमें दिए हुए ना एडजस्टमेंट के अमाउंट, तीनों को हमने यहाँ पर ऐड करना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। अब अमाउंट निकालेंगे कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले एसेट पे यहाँ पे डेटर्स भी लिख दो। डेटर्स कितने के दिए हुए थे? 1,05,000 के दिए हुए थे ना। ये जो एडजस्टमेंट, तीनों एडजस्टमेंट दी हुई ना, ये हमें एसेट्स में से लेस भी करनी है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा था? फर्दर बैड डेब्ट्स। तो फर्दर बैड डेब्ट्स लेस करोगे यहाँ पे।
फर्दर बैड डेब्ट्स कितने गए थे 5,000 के। तो अब कितना बचा हमारे पास, 1,05,000 में 5,000 1 लाख। अब 1 लाख पे 5% निकालना है, जो रिमेनिंग होगा ना उस पे। तो जो एडजस्टमेंट दी हुई है फर्दर बैड डेब्ट्स की, उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पे प्रोविजन निकालना, तो वो भी 5,000 आ जाएगा। तो वो भी इसमें से माइनस कर देना पर प्रोविजन, प्रोविजन 5,000। अभी एक प्रोविजन और बनाना है डिस्काउंट का 2% का, तो वो दोनों को माइनस करने बाद बनेगा। हाँ 95,000 पे 2%, तो 95,000 पे 2% बनाएंगे, वो आएगा 1,900। तो इस सारे जितनी भी एडजस्टमेंट अब हम एक दिमाग में बिठाएंगे कि जितनी भी एडजस्टमेंट होती है पी एंड एल में सारी ऐड होनी है और बैलेंस शीट में सारी माइनस होनी है। कोई भी एडजस्टमेंट प्लस नहीं होगी, ध्यान रखना बैलेंस शीट में, और कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पर माइनस में नहीं आएगी। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, 1,900 रुपीज यहाँ पर भी होगा। क्लियर हो गया। तीनों एडजस्टमेंट्स को आपने पी एंड एल में ऐड किया, तीनों एडजस्टमेंट को माइनस भी किया, लेकिन एक एक करके करना है। पहले 1,05,000 डेटर थे, पहले फर्दर बैड डेट्स माइनस कर दो, जो बचेगा फिर उस पर 5% निकालना है, फिर उसके बाद वो माइनस करने के बाद जो बचेगा फिर उस पर 2% निकालना है। ये सारी चीजें हमें पी एंड एल में ही करनी है, और बैलेंस शीट में चाहो तो यही सेम अमाउंट माइनस कर देना। अब हमारा एक आइटम रह गया यहाँ जो दिया हुआ था, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इसको बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन। ये चाहो तो यहाँ पर लेस कर दो या इसको पीएनएल के क्रेडिट साइड दिखा दो, तुम्हारी मर्जी है, दोनों एक ही बात है। अगर मैं यहाँ लेस करूंगा ओल्ड प्रोविजन, तो ओल्ड प्रोविजन क्या है 3,000, तो ये भी हमारा सही है। या ओल्ड प्रोविजन को क्रेडिट साइड दिखा दो, लेकिन क्रेडिट साइड दिखाना ज्यादा सुटेबल होता है। इसका रीजन बताता हूँ। कई बार क्या होता है ओल्ड प्रोविजन ज्यादा होता है तो आपका माइनस में आ जाएगा। अब माइनस में तो लिखोगे नहीं, फिर आपको क्या करता है, अगर माइनस में आ रहा है तो फिर क्रेडिट साइड लिखना पड़ता है। तो इससे बेटर ये है कि हम सब इनको ऐड करके ओल्ड प्रोविजन को यहाँ की बजाय सीधा पी एंड एल में क्रेडिट साइड लिख दें, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ठीक है, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 3,000। क्लियर हो गया। इस तरीके से होती है। तो ये हमारे, फिर दोबारा से दिमाग में ये चीज देखना, हर एडजस्टमेंट, दोबारा बता रहा हूं याद रखना, पी एंड एल में हर एडजस्टमेंट, बैड डेब्ट्स की जो भी एडजस्टमेंट होगी पी एंड एल में ऐड होनी है और बैलेंस शीट में माइनस ही होनी। बस हमें ये ध्यान रखना, ओल्ड प्रोविजन है तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो हमने अब जो बता रहा हूँ वो है एक्रूड इनकम के बारे में। एक्रूड इनकम का मतलब हो गया जो इनकम हमें रिसीव होने वाली है, अभी हुई नहीं है रिसीव। जैसे कोई इंटरेस्ट हमें इन्वेस्टमेंट का था, वो अभी हमें मिलना है, आउटस्टैंडिंग है। तो आप सबसे पहले तो मान के चलिए वो पी एंड एल में, पी एंड एल में इनकम क्रेडिट साइड पे मान लो हमें इंटरेस्ट रिसीव होने वाला है, तो यहाँ जो भी इंटरेस्ट दिया होगा उसमें ऐड कर देंगे एक्रूड इनकम। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड करते हैं वैसे इनकम भी ऐड की जाती है, बट होती क्या है, एक्सपेंसेस हम डेबिट साइड में ऐड करते हैं, इनकम को हम क्रेडिट साइड ऐड करते हैं, जो भी एक्रूड इनकम होगी। अब बैलेंस शीट में वो लाइबिलिटी साइड पे होता था, यहाँ पर एसेट साइड में होगा। ठीक है, यहाँ पर एसेट साइड में इनकम का मैंने बता दिया। अब हम करते हैं इसी में, अगर एक्रूड इनकम को मैंने बताया था ये एसेट साइड पे शो करेंगे, एसेट साइड पे हम शो करेंगे एक्रूड इनकम। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो क्या है वो है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हमें कोई इनकम है जो हमें एडवांस में मिली है, तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को। जैसे हम वहां पर था हमारा प्रीपेड, यहाँ पे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को माइनस करेंगे और यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे दिखाएंगे। ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है। अब आप सोचोगे कि मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करूंगा। आपका ट्रायल बैलेंस दिया होगा, नीचे एडजस्टमेंट दी होगी। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, जिसकी एडजस्टमेंट होती है ना एग्जाम में, उसके ऊपर टिक मार लेते हैं। जैसे सैलरी की एडजस्टमेंट है या किसी और की एडजस्टमेंट है, फर्नीचर की, उस पर टिक मार लो।
जब वो सैलरी को तुम पीएनएल में उतारोगे तो नीचे एडजस्टमेंट भी साथ साथ करते जाना। करना वैसे ही है, ओपनिंग स्टॉक का पहले दिया हुआ तो ओपनिंग स्टॉक पहले उतार लिया, मतलब जो जो तुम्हारे को ट्रायल बैलेंस दिया है, ट्रेडिंग वाला ट्रेडिंग में, पीएनएल वाला जिसकी एडजस्टमेंट है तुमने टिक कर ली तो उसको साथ साथ करते जाना। पहले टिक कर लेना कि इन इनकी एडजस्टमेंट है, मुझे जब ये एडजस्टमेंट करूंगा तो मुझे जब इन आइटम्स को मैं पीएनएल या बैलेंस शीट में उतारूंगा तो मुझे एडजस्टमेंट भी करनी है। तब होता है जल्दी। अगर आप ये सोच के करोगे कि पहले मैं एडजस्टमेंट वाली आइटम को लिख लेता हूँ बाद में वो कर दूं, तो फिर आपको दो दो बार तीन तीन बार ट्रायल बैलेंस देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार एडजस्टमेंट के लिए ढूंढना पड़ेगा, एक बार बिना एडजस्टमेंट वालों के लिए ढूंढना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस में कहाँ आइटम है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, आपने क्वेश्चन देगा और मैंने आपको यही तरीका समझाया, तीनों फॉर्मेट साथ बनाओ, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। जो ट्रेडिंग में आ रहा है ट्रेडिंग में लिखते जाओ, प्रॉफिट लॉस में आ रहा है प्रॉफिट लॉस में, बैलेंस शीट में आ रहा है बैलेंस शीट में। अगर आपने एडजस्टमेंट वाले पे टिक कर दिया तो आपको पता है कि मेरे को इसकी एडजस्टमेंट करनी है। जब आप वो लिखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर की डेप्रिसिएशन है, तो फर्नीचर आपने जैसे एसेट में उतारा साथ में डेप्रिसिएशन माइनस कर दी और डेप्रिसिएशन को पीएनएल में लिख दिया, होगी साथ साथ एडजस्टमेंट, आपको दोबारा नहीं देखना उसको। अब तुमने मान लो उससे एडजस्टमेंट भी नहीं छूटती और आइटम भी नहीं छूटेगा। और जैसे तुमने देखा है कि आउटस्टैंडिंग वेजेस दिए हुए हैं, वेजेस जैसे उतारा ट्रेडिंग में, आउटस्टैंडिंग वहां पे ऐड कर दिया और लाइबिलिटी में लिख दिया, दोनों साथ साथ कंप्लीट हो गई आपकी। तो आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन होगा, नहीं तो अदरवाइज मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा। इसने उस दिन एक क्वेश्चन किया था ना, 1 घंटा लिया था पूरा पूरा एडजस्टमेंट करने में, 1 घंटे से भी ज्यादा लगा था, क्योंकि वो तरीका जो है ना वो पहले समझने के लिए ठीक है, लेकिन आपको तरीका वो रखना है जिसमें हम एक ही बार में अपने टाइम कंज्यूमिंग, जो हमारा टाइम कंज्यूमिंग है उसको हम बचा सकें। ठीक है, नहीं तो आपको 1 घंटा एक क्वेश्चन ले जाता है, क्योंकि एडजस्टमेंट एक एक करोगे, एक एक चीज को देखोगे, टोटलिंग करोगे, बैलेंस निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा। बस सीधा क्वेश्चन आया, देखते गए ट्रायल बैलेंस में कौन सा आइटम है, ट्रेडिंग का है तो ट्रेडिंग का ट्रेडिंग में, प्रॉफिट लॉस का प्रॉफिट लॉस में, बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट का बैलेंस शीट में, जो एडजस्टमेंट है साथ साथ करते हैं। अब ये जो, अरे नहीं, ट्रायल बैलेंस में टिक करते हो ना किसकी एडजस्टमेंट है, डेटर्स की एडजस्टमेंट है, डेटर पे टिक कर दो कि डेटर की एडजस्टमेंट करनी है मुझे, डेटर की जो भी एडजस्टमेंट होगी साथ साथ कर दिया। ठीक है? ये आपका जो 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम जो होता है, तो आपको 20 मिनट मिलते हैं, 20 मिनट, मतलब आप सिंपल से मैं कैलकुलेशन का तरीका बताता हूँ। आप देखो, आपके पास एग्जाम होता है, जो होता है आपके पास 150 मिनट्स होते हैं, 180 मिनट्स मत लगाया, 150 मिनट होते हैं, क्योंकि 30 मिनट पहले हमें एग्जाम को कंप्लीट करना होता है ताकि हम अपने रिवीजन और गलतियों को ढूंढ सकें। 150 की जगह मैं 160 लेता हूँ, क्योंकि हम 80 मार्क्स का एग्जाम है, 2 मिनट हो गए हमारे 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। अब अगर आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है तो कितने मिलने चाहिए, 8 × 2 16 मिनट, 16 मिनट में कवर होने चाहिए। अगर हम टेक्निकल बात करें तो 16 मिनट हमारे होने चाहिए 8 नंबर के क्वेश्चन को कवर करने के लिए। 10 नंबर का क्वेश्चन में 20 मिनट मिल जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन हमारा जो पैटर्न है ना वो मैक्सिमम 8 नंबर का देता है, तो 8 नंबर के हिसाब से हमें 16 मिनट ही मिलेंगे। अब 16 मिनट में आपको ट्रेडिंग भी बनाना है, पीएनएल भी बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, एडजस्टमेंट भी करनी है। तो आप जब तक साथ नहीं बनाओगे ना फॉर्मेट, तो आप कभी 16 मिनट भी नहीं कर सकते। हाँ ये होता है कई बार आप 16 की जगह 20 मिनट लगे तो 4 मिनट आपके 1 मार्क वाले क्वेश्चन में से बच जाते हैं, क्योंकि कुछ थ्योरी क्वेश्चन होते हैं, उसमें तो सिर्फ सोचना ही होता है, या तुम्हें आंसर पता है डायरेक्ट क्लिक कर दिया, तो आपको 2 मिनट नहीं लगते, वो आधे मिनट में हो जाता है? हाँ, तो रीचेक वाला वो 20 मिनट है, वो भी 20 मिनट गया है रीचेक का टाइम, लेकिन वो 20 मिनट तो हमेशा रखने पड़ते हैं अकाउंट्स में, हमेशा होता है पेपर में, जब दोबारा चेक करोगे गलती जरूर मिलेगी, पक्की बात। क्योंकि क्योंकि अभी तुमने स्पीड नहीं बनाई हुई ना, स्पीड बनाने, मैं 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 तुम्हें बताऊं, तुम्हें Like, share and subscribe. Follow for more.